अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो खबरें हैं जिनके हवाले से बात करूंगा। एक तो बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर दोबारा से काम शुरू हो गया है और क्या उससे पाकिस्तान में सार्फिन को सस्ती गैस मिलेगी, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा, इस हवाले से आपको डिटेल बात करूंगा। और उसके साथ साथ दूसरी बात जो कि सियासी बात है वो चल रही है कि जो पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं उससे पहले इख्तलाफात सामने आए हैं और अच्छी पेशरफ्त ये हो रही है कि शायद वो इख्तलाफात अब ख़त्म हो गए हों। मरवत साहब और बैरिस्टर गौहर की सुलह कल हुई है और सुलह क्यों हुई, झगड़ा क्यों हुआ था, अब क्या चल रहा है पार्टी में, ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट तरीन खबर और मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है उसकी आखिरी काबीना ने चंद दिन कबल ये मंजूरी दे दी थी कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर काम शुरू हो जाए और गवादर से लेके ईरानी सरहद तक जो है वो पाकिस्तान पाइपलाइन अब बिछाएगा और उससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो जुर्माना होना था ईरान की तरफ से आलमी अदालत इंसाफ में केस लेके जाने की सूरत में, वो पाकिस्तान उससे भी बच गया है। ना सिर्फ उससे बचा है बल्कि पाकिस्तान के वासियों को गैस भी जो है वो, आपको पता ही है गैस का बहरान कितना है, इस बिल कितने आए और लोगों को एलपीजी गैस भी लेनी पड़ती है, नेचुरल गैस की भी कमी हो गई है, रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो गए। तो वो कितना फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना चाह रहे थे, इससे वाकई में फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको पता है कि ईरान के साथ हमारी तो कुछ हफ्ते कबल बड़ी कशीदगी हुई थी। पहले ईरान ने पाकिस्तान की सरहद पर हमला किया और जैशुल आदल के कुछ लोगों को टारगेट करने का दावा किया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी ऑपरेशन मर्ग बर सर में चार किया और ईरान में जो पाकिस्तानी बलोच सेपरेटिस्ट है उनको कत्ल करने का दावा किया और उसमें काफ़ी बड़े बड़े नामों को टारगेट करने का दावा किया और उसके बाद से फिर एकदम दोनों शीरो शकर हो गए पाकिस्तान और ईरान और दोस्ती दोबारा से बहाल हो गई। ब्रदर इस्लामी मुल्क उधर से भी इधर से भी और दौरे हुए और सफारती ताल्लुकात वापस बहाल हो गए, पहले ख़राब हो गए थे। अब जनाब ये खबर आई है, तो ये क्या है ईरान गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। जनाब ये आइडिया बहुत पुराना कंसीव शुदा है, तकरीबन इस सदी के शुरू का ये आइडिया है, इस मिलीनियम के शुरू का आइडिया है। उसके बाद जनाब ये आसिफ जरदारी साहब के दौर में 2008 से जो 13 तक गवर्नमेंट थी उस दौर में इसको मैच्योरिटी आई और ये इनिशियली जो आइडिया था पाकिस्तान ईरान इंडिया गैस पाइपलाइन थी और उसमें पाकिस्तान के साथ से गुजरते हुए इंडिया में गैस ने जाना था और वो तीनों ममालिक के मसाइल हल हो जाते हैं। ईरान को ज़ाहिर है रिसोर्सेज हासिल होते, फाइनेंशियल, पाकिस्तान को गैस मिलती, ईरान को गैस मिलती और पाकिस्तान को एक ये लिवरेज भी इंडिया के ऊपर हासिल होता है कि यहाँ से गैस गुजर रही है। मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ अर्सा कबल एक दफ़ा एक ब्रीफिंग मिली सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, तो उसमें बताया गया था कि इंडिया के साथ पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात क्यों चाहता है। उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान को फ़ायदा है इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का, इसलिए कि पूरी दुनिया अब खित्तों की तरक्की की तरफ जा रही है, रीजन्स की तरक्की का साथ चल रहा है। अब आप लड़ कर कुछ जीत नहीं सकते, लड़ कर हमने देख भी लिया कि हमने क्या हासिल कर लिया। तो रीजन्स की तरक्की का साथ है और फिर उसमें यह सवाल भी उठाया गया था और बताया गया था कि देखें अगर ईरान से गैस पाइपलाइन आ रही है और इंडिया तक जा रही है और पाकिस्तान के रास्ते से गुजर के जा रही है तो क्या पाकिस्तान का ज़्यादा असर रसूख इंडिया पर नहीं पड़ेगा और इंडिया 100 दफ़ा नहीं सोचेगा पाकिस्तान के हवाले से कोई मनफी कदम उठाते हुए कि उसे पता है कि गैस हमारी रुक जाएगी, पाकिस्तान से गुजर रही है। तो ये बात यानी जिक्र हुई थी, लेकिन इंडिया तो इस गैस पाइपलाइन से बीच में से निकल गया और उसने कहा भाई हम इसलिए इसमें निकल रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी की कोई ज़मानत नहीं है। बाकी रह गए पाकिस्तान और ईरान ने बार बार पाकिस्तान को धमकी भी दी थी कि अगर ये पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन के मंसूबे से निकला तो कोई 18 अरब डॉलर का पाकिस्तान को जुर्माना हो सकता है इंटरनेशनली। ये भाई हम जब 1 अरब रुपए के लिए रुल रहे हैं तो 18 अरब रुपए तो गरीबों के ऊपर क़यामत आ जानी थी, हमारा तो बड़ा गर्क हो जाता। इस वजह से ये कोई ऑप्शन नहीं था कि हम ये ना करें। जनाब इस हवाले से बीबीसी ने भी एक स्टोरी की है और बीबीसी ने जो बात की है कुछ लोगों से और उसमें जो बताया उसमें भी उन्होंने तफसीलात कुछ बताई हैं कि क्या हुआ है इस गैस पाइपलाइन के हवाले से। ये मंसूबा जो है पुराना मंसूबा है, नुमाया पेशरफ्त इस पर हुई थी 2013 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में इसका इफ्तिताह आसिफ जरदारी साहब ने किया था जो उस वक्त सदर थे और उसके बाद इसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। जो उसके बाद गवर्नमेंट आई नून लीग की 2013 से 18 तक, उसमें कोई ख़ास काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई उसमें भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ। अलबत्ता जनवरी 2023 जो गुज़श्ता साल था, यानी आज से तकरीबन 1 साल कबल, उस वक्त शहबाज शरीफ ने दोबारा काबीना को कहा कि इस मामले पर दोबारा से गौर किया जाए।
तो उन्होंने कमेटी कायम कर दी थी। और फिर निगरान हुकूमत ने 1 साल के अंदर अंदर, जो निगरान हुकूमत का भी फिर दौर आया, तो उन्होंने एक हिस्से की मंसूबे के एक हिस्से की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि इस मंसूबे पर अमेरिका की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे। अमेरिका को आपको पता है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं और ईरान को किसी से डील करने नहीं दे रहा। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारी कुछ अर्सा कबल ईरान के सफ़ीर से मुलाकात हुई थी। मैं आपको बताया था कि मैं दौरे पे भी ईरान के गया था गुज़श्ते साल जून में, और ईरान के सफ़ीर से पाकिस्तानी सहाफ़ियों की एक मुलाकात हुई। तो उसमें ब्रीफिंग में उन्होंने बताया था कि ऐसे तरीके हैं ईरान के पास कि पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सके डिस्पाइट दी पाबंदियाँ। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा ज़ाहिर है ज़्यादा थोड़ी सी वो रहती है केयरफुल के अमेरिका की पाबंदियां या दोस्त ममालिक नाराज़ ना हो जाएं, तो इस वजह से ईरान के साथ आगे ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे। मगर अब चूंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी पेशरफ गुज़श्ते साल मार्च में हुई थी कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बेहतर हो गए चाइना की मीडिएशन से, तो उसके बाद से पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो गया। पाकिस्तान ने बहुत अर्सा तक ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप चली कि जी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस रखा कि ईरान से भी नहीं बिगाड़े और सऊदी अरब हमारा दोस्त है और हर वक्त काम आता है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को बेल आउट सऊदी अरब ने दिया, हर जगह पे काम आया, हर सौदे में काम आया। हर जगह जब फंस गए तो पाकिस्तान ने अमेरिका से कोई बात मनवानी हुई तो सऊदी अरब के जरिए मनवाई है। मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त भी मीडिएशन हुई थी और मुशर्रफ साहब जब फंस गए वहाँ पे कारगिल में, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि यार किसी तरीके से अब ये मामला छुड़वाएं। तो रब्ता सऊदी अरब ने करवाया और सऊदी अरब ने अमेरिका से करवाया, और उस वक्त के सफ़ीर पाकिस्तान के कह चुके हैं कि हम अमेरिका में जाके उतरे। तो सऊदी अरब के सफ़ीर वहाँ पे हमारे मुंतज़िर थे और फिर वाइट हाउस में मुलाकात हुई सदर क्लिंटन की और नवाज शरीफ की, और फिर उन्होंने सुलह का ऐलान कर दिया ईरान और इंडिया और पाकिस्तान के। तो बेसिकली यानी सऊदी अरब के साथ हमारा इतना ताल्लुक है तो वो भी नहीं बिगाड़ सकते थे और वो ये काम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। अब हमारा काम आसान हो गया जब ये मार्च में उनकी सुलह भी हो गई, तो अब ये एक पेशरफ सामने आई कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये पाइपलाइन दोबारा से शुरू हो सकती है। इसमें पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है, दोनों को फायदा है। बहरहाल ईरान के जो सफ़ीर थे उनका कहना था कि ऐसे कई हमने वे आउट्स निकाले हुए हैं कि पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों का शिकार भी ना हो और फिर भी हमारे साथ ट्रेड करता रहे। और ईरान का टारगेट है पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बढ़ाने का $5 बिलियन तक अगले आने वाले चंद सालों में, और आगे फ्यूचर में इसको $10 बिलियन तक लेके जाने का प्रोग्राम है। तो अब देखेंगे इसमें कितनी पेशरफ्त होती है। लेकिन ये जो एक खबर आई है ये बड़ी ताज़ा हवा के झोंके की तरह आई है और इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा ईरान का भी फ़ायदा है। अब सिर्फ पाबंदी का ये रह गया कि अमेरिका को पाकिस्तान ने कैसे कन्विंस करना है, उसके लिए भी पाकिस्तान ने कोई सिस्टम किया हुआ है। तो मंसूबा जो बनाया गया उसमें BBC से बात करते हुए पाकिस्तान में वजारत पेट्रोलियम के जो साबिक सेक्रेटरी हैं GS साबरी, उन्होंने इस मंसूबे पर काम भी किया था। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ज़ेर गौर आया और उससे पहले ये मंसूबा पाकिस्तान ईरान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। बाद में इंडिया को इस मंसूबे से निकल गया जिसकी वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। इंडिया ने परसीव्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से कि जी हमें थ्रेट है, हम नहीं करते। ताहम ये इतना बड़ा इशू नहीं था क्योंकि इंटरनेशनल मायदे के तहत वो ये चीज़ होनी थी, प्रोजेक्ट होना था। असल में इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान ईरान से गैस की कीमत पहले तय करे, उसके बाद इस पर काम हो। ताहम ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद इंडिया ने इस मंसूबे में शमूलियत से इनकार कर दिया। अच्छा, सहाफ़ी हैं खलीक कियानी, हमारे दोस्त हैं, डॉन में होते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलीक भाई। उन्होंने इस हवाले से कहा कि मैं खुद भी गया था जब आसिफ जरदारी इस मंसूबे पर ईरान के साथ बात करने गए थे और सताई तकरीब में शिरकत की थी। तो उन्होंने बताया कि 90 की दहाई में इस पर गौर खोज शुरू हुआ था, वही जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में शुरू हुआ था। 2000 के बाद इस मंसूबे पर काम शुरू हुआ असल में, और 2013 में इसका इफ्तिताह हुआ। तो खलीक कियानी ने बताया कि जब इस मंसूबे पर काम शुरू हुआ तो ये ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन था और इस चीज़ के तहत 2700 किलोमीटर पाइपलाइन बिछनी थी जो इन तीनों ममालिक को कनेक्ट करती। उसके बाद इंडिया जब हट गया, और खलीक कियानी ने यह भी बताया कि इंडिया को यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान किसी वक्त भी सप्लाई रोक सकता है। वही बात जो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी माहिरीन पाकिस्तान के कहते हैं कि यार हमारा अच्छा था अगर ये इंडिया तक भी मंसूबा जाता तो हमारा ज़्यादा लिवरेज होता कि इंडिया से हम बात मनवा सकते थे कि जो कश्मीर में कर रहे हैं, जो किसी और जगह ज़्यादती हो रही है, उस जगह पे आप इंडिया से बात कह सकते थे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। लेकिन इंडिया को एहसास हुआ, उनको भी एहसास हुआ, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से चूंकि सप्लाई किसी वक्त भी रोक सकते हैं, तो इस मंसूबे से निकल गए। अच्छा, ईरान ने ना इस मंसूबे में अपनी साइड पे काफ़ी लाइन बिछा दी है, वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, सारी पाइपलाइन बिछा दी। अब पाकिस्तान ने बिछानी है। बॉर्डर से तो गैस का कोई फायदा नहीं ना, बॉर्डर पे तो हमारी इस्तेमाल नहीं होनी, अभी ग्वादर तक आनी है, फिर ग्वादर की ज़रूरतें भी पूरी हो जानी है क्योंकि ज़ाहिर है गैस बहुत ज़्यादा है, कोई तकरीबन 750
ये जो होते हैं SMFC, जो इनकी यूनिट है वो आएंगे, और वो काफ़ी गैस होती है, वो सिर्फ वहाँ नहीं जाएगी बल्कि पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी जाएगी। अब जो माहिरीन कह रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में जाएगी तो उसकी कीमत क्या होगी, तो खलीग कियानी और दीगर माहिरीन के ख्याल में उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है हमारे घरों में आ रही है उससे तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो पाकिस्तान इंटरनेशनल LNG मंगवाता है उससे कम होगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो नेचुरल गैस है वो पुराने मायदे हैं, उस वक्त के हिसाब से तय हो गए थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमत बढ़ती है, जबकि वो गैस होगी उसकी एक इंटरनेशनल जो ऑयल है उसके साथ कंसीडर करके उसकी प्राइस का फार्मूला तय किया जाता है। अभी प्राइस तय नहीं हुई, जब मंसूबे पे काम आगे बढ़ेगा तो प्राइस तय होगी। इस पे कोई जो फैक्ट्स एंड फिगर है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एक कंपनी कायम की है, इंटर स्टेट गैस कंपनी, जो इस मंसूबे को अमल दरामद करेगी। इसकी वजह यही है कि अगर आप किसी और कंपनी के जरिए करें तो उसको अमेरिकन सैंक्शंस लग सकती हैं, जो कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट नहीं करने दी जाएगी। ये कंपनी नई नई बनी है और इस कंपनी का कोई इंपोर्ट का प्लान भी नहीं है, तो ये काम अपना कर लेगी। इस मंसूबे पर जो ग्वादर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी तकरीबन 44 अरब रुपए आएंगे, 15 करोड़ डॉलर तकरीबन खर्च होगा। ये पाकिस्तान खर्च करने को तैयार है, पाकिस्तान के पास पैसे भी कुछ पड़े हैं और काम शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे तो बड़ी अच्छी खबर लग रही है कि इससे कम से कम पाकिस्तान को ये वाला एक फ़ायदा हो जाएगा कि गैस पाकिस्तान में आ जाएगी। अच्छा, मैं गैस का जो यूनिट बता रहा था वो पाकिस्तान को रोज़ाना 750 MMCFD गैस मिलेगी। ये मिलियन क्यूबिक फीट ये होता है कि इनके गैस का फार्मूला होता है, ये पाकिस्तान को मिलेगी ये यूनिट जो है। और जो उसके बाद फिर ज़ाहिर है ग्वादर के बाद पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी आएगी और फिर इसके बाद पहुंचेगी। इसका जो निर्ख होगा, जो इसकी कीमत है, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर ब्रेंट ऑयल जो होता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो होता है, उसकी कीमतों के साथ मुंसलिक होती है। ताहम ये बैरून मुल्क से मंगवाई जाने वाली LNG से सस्ती और अंदरून मुल्क पैदा होने वाली नेचुरल गैस जो है उससे महंगी होगी। तो मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो गैस की कीमत पर दोबारा मुज़ाकरात होंगे। ये अच्छी खबर है। उम्मीद की जाती है पाकिस्तान को तवानाई की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। गैस से कई दफ़ा गैस से पावर प्लांट चलते हैं, यानी जो हमारी लोड शेडिंग बिजली की होती है वो भी ख़त्म हो सकती है अगर गैस हमारे प्रॉपर हो जाए। तो एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपको बताऊँ। दूसरी खबर जो कि पाकिस्तानी सियासत के स्यापे मुकते ही नहीं है, वो चल ही रहे हैं, उसमें जनाब बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत की झगड़ा हो गया था। शेर अफजल मरवत ने एक प्रोग्राम में बाकायदा कह दिया कि जी क्यों हटाया जा रहा है बैरिस्टर गोहर को। उन्होंने कहा कि जी वो उनमें सलाहियतें नहीं थी और वो कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा सके बतौर चेयरमैन। बैरिस्टर गोहर एक शरीफ नफ्स किस्म के इंसान है। मैंने देखा है, हम उनको इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन असम्बली में वो जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई और जो केस उन्होंने लड़ा और जिसमें बातचीत जो की और जो मीडिया से उनकी इंटरेक्शन है, उन सब चीज़ों से लगता है कि वो बड़े सुलझे हुए एक इंसान हैं और बड़े एक मंझे हुए सियासतदान लग रहे हैं। और वकील भी अच्छे हैं, उतने बहुत मशहूर ज़माना वकील नहीं और फायर ब्रांड किस्म के नहीं है, लेकिन उनकी यह है कि वो बड़े पोलाइट किस्म के आदमी हैं। जबकि PTI में आपको पता है कि ज़्यादातर जो फायर ब्रांड किस्म के लीडर्स हैं उनकी ज़्यादा पजीराई होती है। उससे पहले फवाद चौधरी थे, उससे पहले फयाजुल हसन चौहान थे, शहबाज गिल थे, जनाब किन किन हीरों के मैं नाम लूँ, ऐसे लोगों की ज़्यादा पजीराई होती है। तो शेर अफजल मरवत जो है वो जनाब खुल के बोलते हैं, कभी किसी को पटवारन कह दिया, कभी किसी को पता नहीं खुदा ना खास्ता तीसरी जिन्स कह दिया। एक लड़के से इंटरव्यू करते हुए उसने इनसे सवाल किया तो उससे कहते हैं आप तीसरी जिन्स के तो नहीं हो, पता नहीं क्या हो, और किसी को पता नहीं क्या कह दिया। उनके हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह के फड्डे आते हैं, प्रोग्राम तो पता नहीं किधर चला गया, झगड़ा कर लिया, ये चीज़ें थी। तो बहरहाल पार्टी के लिए वो सामने सामने भी रहते रहे, तो पार्टी में मकबूलियत जो है वो शेर अफजल मरवत की ज़्यादा थी। कराची में जो कैंपेन उन्होंने की, पंजाब में की, जिस तरह वो बोलते हैं, पजीराई उनकी ज़्यादा। बैरिस्टर गोहर को पार्टी के अंदर से हमने सोशल मीडिया पे भी तनकीद होते देखा कि यार ये क्या आप चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, ज़्यादा नहीं सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करते। यही वजह थी कि बैरिस्टर गोहर को हिम्मत हुई और उन्हें TV चैनल पे बाकायदा कह दिया कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गोहर हमारे उम्मीदवार नहीं है और अली जफ़र हमारे उम्मीदवार हैं। उसकी वजह यही है उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी, उन्होंने डॉन के प्रोग्राम में कहा। और शेर अफजल मरवत का यह भी कहना था कि बैरिस्टर गोहर की जो चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाए जाने की एक वजह यह है कि उनकी नाअहली भी है और पार्टी ऑफिस चलाने के लिए बर वक्त मुतहर्रिक ना होना है, और वो उनको होना चाहिए था, वो नहीं हुए, ख़राब कारकर्दगी भी है। अच्छा, फिर जनाब पार्टी ने एक्शन लिया और पार्टी को हुआ कि यार हमारे चेयरमैन के खिलाफ बोल रहे हैं बैरिस्टर गोहर। उससे पहले बैरिस्टर गोहर के खिलाफ भी एक्शन हुआ था, उससे पहले भी हो चुका है एक दफ़ा। उन्होंने जनाब उनको नोटिस जारी किया और कहा कि 2 दिन के अंदर आप शो काज नोटिस जारी हुआ और कहा 2 दिन के अंदर आप जवाब दें, जवाब नहीं दिया तो आपको पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से कार्रवाई की जाएगी। जब नोटिस आया ना तो मरवत साहब जनाब पिघल गए और सीधे चले गए पार्टी ऑफिस में मिलने बैरिस्टर गोहर से। उधर जाकर उनकी चप्पी लगाई और
और उसके बाद उनको बोसा भी दिया और कहा कि तुसी तो सस्सी पाई पाई होंगे आप हमारे भाई हैं, आप नाराज हो गए, आप तो सीरियस ही हो गए, मैं मजाक कर रहा था, मजाक करना तो मेरा मसला है, चेक करना तो मेरा फर्ज था, मजाक भी ना करे बंदा आपसे। और फिर दोनों ने गिले शिकवे दूर किए, गले लगाए एक दूसरे को, और उसके बाद उन्होंने कहा जी नवी खबर आई है, बैरिस्टर गौहर साडा पाई है। और बैरिस्टर गौहर के दरमियान ने कहा हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है भाई, ये बहुत अहल आदमी है, मैंने ना अहल का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया था, ये बहुत अच्छे आदमी हैं और पार्टी को आगे लेके चलाएंगे और आने वाले वक्तों में भी चेयरमैन बनेंगे। तो इस तरह इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हुआ है और उम्मीद है कि नोटिस में भी वो यही कहेंगे कि मैंने जाके जफ्फी लगाई है और दोस्ती कर ली है, अब मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। तो ये दूसरी खबर है। बाकी खबरें आपको पता है सियासत में क्या चल रही हैं इस वक्त। पंजाब में स्पीकर नून लीग के मुंतखब हो गए मलिक अहमद खान, और डिप्टी स्पीकर भी उनके साथ ही हो गए भावलपुर से, और सिंध असम्बली में भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो गए मुंतखब। कल वजारत आला का मरीम नवाज़ जो है बासानी वोट ले लेंगी, उसके बाद एक नए दौर का आगाज़ होगा। लेकिन जो एक जुमला चल रहा है और जो एक चीज़ चल रही है कि पंजाब की पुलिस के हवाले से वाक़यात सामने आए हैं। कल 2 वाक़यात ऐसे आए हैं। पतंग के हवाले से पिंडी में वाक़या हुआ और पुलिस वाले साहब को इतना गुस्सा आया एक बंदे पे और उसकी बाजू मरोड़ के तोड़ दी। और इसी तरह टेक्सला के करीब वाक़या पेश आया और वहाँ पर एक खातून थी, बुजुर्ग खातून, उसको थप्पड़ पुलिस वाले ने मार दिए। ये दोनों वाक़यात एक चैलेंज हैं नए आने वाली सीएम के लिए भी कि पंजाब की पुलिस का क्या करना है जनाब। पंजाब की पुलिस किसी से भी नहीं संभली। माजरत के साथ मुझे बड़ी उम्मीदें थी, वैसे इमरान खान की जब हुकूमत आएगी तो शायद केपी पुलिस में जैसे रिफॉर्म्स हुए थे इस तरह पंजाब में भी रिफॉर्म्स होंगे और बेहतर हो जाएगी। लेकिन रिफॉर्म्स तो क्या होने थे। उस्मान बुज़दार साहब ने आके पंजाब पुलिस का पहले वाला बेड़ा भी गर्क किया। आप एहसन जमील गुजर वाला केस आपको याद होगा, DPO को बदला दिया जी के बुशरा बीबी के साथ गाड़ी क्यों चली सिक्योरिटी के लिए, बुशरा बीबी की बेटी शायद जा रही थी। उसके बाद DPO की तबादले, कोई DPO टिक के खड़ा नहीं होता था, 2-3 महीने के अंदर अंदर तबादले हो जाते थे हर जगह से। तारीख के सबसे ज़्यादा तबादले पुलिस के हुए, कोई किसी को काम नहीं करने दिया गया, किसी को कोई रिफॉर्म्स नहीं करने दी गई। कलीम इमाम जो IG थे रिफॉर्म्स के एजेंडा चला के आ चुके थे KP में, वो जनाब इधर आए, वो भी नाकाम रहे। तो बेसिकली रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। अब ये चीफ मिनिस्टर बन रही हैं तो क्या पुलिस में रिफॉर्म्स ला सकेंगी या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है और ये ज़रूरी क्वेश्चन है क्योंकि ये पंजाब पुलिस को इंसानों के साथ डील करना सीखना चाहिए। इससे पहले ये PTI के एक बंदे के साथ जो इन्होंने जुल्म किया कि वो अपने बच्चों को साथ जा रहा है, 2-3 को बाइक पे बिठा के, और किसी रैली से ही शिरकत कर रहे थे, शायद पर्चा भी उठाया हुआ था बच्चों ने। लेकिन आप बच्चों के सामने, बाप एक आइडियल होता है, तो उसके सामने गालियां दी उसको, उसकी तौहीन की। बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं अंकल हम जा रहे हैं, जाने दो यार, क्या हो गया, आपके बच्चे नहीं। ये हरकतें उससे पहले पंजाब में PTI को भी बहुत शिकायत थी कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। तो कम से कम पुलिस को किसी हद तक, ऊपर से प्रेशर भी होता है मुझे पता है, लेकिन आप पुलिस में इंसानियत तो भर सकते हैं कि जो नीचे वाले लोग हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उससे नीचे ASI हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, उन सबको कोई, और कंस्टेबल्स हैं, उनको इंसानियत इतनी हो कि हमें पूछा जाएगा कि आप इंसानों की तरह ट्रीट करें। ये मुल्क के शहरी हैं, ये मालिक हैं इस मुल्क के, आप इनको गुलाम समझ के ना ट्रीट करें। और जो भी आपका वो है, ये ट्रेनिंग देनी होगी। और मरियम नवाज साहिबा के लिए टास्क है कि इज़्ज़त नफ्स बहाल करें लोगों की, और इज़्ज़त नफ्स के साथ जो पुलिस का खिलवाड़ होता है इसको रोकें, पुलिस को इंसान बनाएं और इंसानों के साथ डील करना सिखाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम पे तवज्जो ज़रूर देंगी। मुझे नहीं पता ये कर सकेंगी या नहीं। अगर कर सकेंगी तो बहुत सारे लोगों की इनको दुआ मिलेगी, नहीं कर सकेंगी तो उस्मान बुज़दार की यादें आप सबके सामने हैं कि उनकी लेगेसी क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी। देखते रहिए आज का सच।